हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको एक्टिविटी रेशियोज पढ़ाई थी और हमने लास्ट क्लास में अपनी पूरी की पूरी एक्टिविटी रेशियोज कंप्लीट कर ली थी। हालांकि मैंने आपको बताया था एक्टिविटीज रेशियो वैसे तीन ही है आपके करिकुलम के हिसाब से, मतलब अकाउंट रिसीवेबल रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अकाउंट्स पेबल रेशियो। यहां तक वैसे हो गया था, लेकिन एक्चुअली मैंने देखा आपके मटेरियल में और भी टर्नओवर रेशियोज दे रखे हैं, तो मैंने इसी के साथ फिर उसको कवर कर दिया। हालांकि आपके सिलेबस में और भी दो तीन टर्नओवर रेशियोज है, लेकिन बेटा इतना भी नहीं कि मैं सारी की सारी एक ही जगह कवर कर दूं। ठीक है, ये एसेट टर्नओवर जो रेशियो है, एसेट टर्नओवर रेशियो दो होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, इनका रिलेवेंस एक जैसा ही है। मैंने आपको बताया, एक समझ में आ गई तो दूसरी भी आई जाती है, तो मैंने इसी के साथ करा दिया। लेकिन बेटा आगे और भी ऐसी है ना, रिटर्न ऑन मतलब इक्विटी टर्नओवर, ये सब बेटा आएंगी, तो इसका मतलब ये नहीं मैं सारी की सारी आपको एक्टिविटी में पढ़ा दूं। अब वो जो मुझे बेटा पढ़ानी है वो मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में पढ़ाऊंगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था ऐसी कुछ रेशियोज है टर्नओवर में जो मुझे आपको अभी पढ़ानी बाकी है। मैंने सारी एक्टिविटी के अंदर नहीं कराई है, अभी बाकी जो है वो मुझे बेटा इस रेशियो के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर करानी है, जैसा कि आपको दिखा है। ये बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। इसकी जो रेशियोज है, टोटल 14 रेशियोज है बेटा इसके अंदर। ठीक है, टोटल 14 रेशियोज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, आपका जो सीएमए यूएसए आप कर रहे हैं कोर्स, इसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रीजन क्या है, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, भर भर के क्वेश्चन आते हैं बेटा। कभी ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में से उन्होंने रेशियो पूछी ना हो। आती है बेटा, आप खुद देखें ना, सैंपल साइज कितना ज्यादा है, इतनी 14 रेशियोज है, इतनी सारी रेशियोज है, बट ऑब्वियसली बेटा इस सेक्शन में से एक ना एक रेशियो तो इसमें से आना बनता ही है। ठीक है, दूसरी जो सबसे ज्यादा रेशियोज पूछी जाती है बेटा, फिर वो मार्केट रेशियोज पूछी जाती है। ठीक है, ऐसे में बहुत ज्यादा उसका रेलेवेंस है मार्केट रेशियोज। बात बेटा क्या है, ये मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात तो कर ही रहा हूं, साथ में मैं रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं। आप जब सीएमए बन जाएंगे, मैनेजमेंट बन जाएंगे, तो डिसीजन लेने के लिए ये रेशियो बहुत ज्यादा काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है डिसीजन लेने में। अभी मैं आपको, सेक्शन ए चल रहा है ना, सेक्शन बी करेंगे, फिर जब सेक्शन सी में आएंगे बेटा, डिसीजन बिजनेस डिसीजन एनालिसिस, उसमें बेटा इन रेशियोज को बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो आपको बेटा बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, वो मैं खैर कर ही दूंगा अगर आप मेरी सारी क्लासेस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप देखें। ठीक है, चलिए बेटा अपनी रेशियो से स्टार्ट करते हैं। रेशियो स्टार्ट करने से पहले बेटा एक ओवरव्यू बता देता हूं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नाम से समझो बेटा, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, मतलब ये रेशियो प्रॉफिट के बारे में आपको बताती है, मतलब आपका कितना प्रॉफिट हो गया। अब बेटा आपको ये पता तो है कि धंधे में नाना प्रकार के बेटा प्रॉफिट्स होते हैं। एक टाइप का प्रॉफिट तो होता नहीं बेटा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है बेटा, वो तो ये सोचता है कि उसने एक माल बेचा, बनाने की लागत जो है माइनस करी, जो प्रॉफिट हाथ में आ गया उसी को प्रॉफिट बोलते हैं, जो बचा उसको प्रॉफिट बोलता है ना वो। लेकिन कॉर्पोरेट्स के अंदर बेटा, मतलब कॉर्पोरेट्स में छोड़ो, जो बिजनेसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके अंदर बेटा प्रॉफिट ऐसे नहीं होता जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप सोचता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई बेटा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, ये सब ऐसे नहीं सोचती प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, स्टेजेस वाइज प्रॉफिट आता है। लास्ट प्रॉफिट को एबिट बोला जाता है या ईबीटी, है ना। मेन डिसीजन लेने के लिए तो एबिट को कंसीडर करते हैं, लेकिन जो लास्ट प्रॉफिट होता है, नेट इनकम, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, सॉरी ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, सॉरी बेटा ईबीटी नहीं है, ईएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको आप पैट भी बोलते हो। ठीक है, ये होता है फाइनल प्रॉफिट, क्योंकि यही प्रॉफिट अब मालिकों के बीच में बटेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही तो बेटा फिर आप डिविडेंड बांटोगे, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दोगे, है ना। ये सब अब इसको ही रिटेन अर्निंग्स में आप जोड़ के रखोगे, ये फाइनल प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचने के लिए बेटा और भी बीच में प्रॉफिट्स हैं, कुछ लेवल ऑफ प्रॉफिट्स हैं जो आपको पार करके जाना पड़ता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट में पढ़ा रखा है बेटा। अगर आप मेरे पार्ट 1 की क्लास देखेंगे, मैंने वहां पे लेवल ऑफ इनकम स्टेटमेंट आपको पढ़ा रखा है। दो टाइप ऑफ इनकम स्टेटमेंट होती है, सिंगल लेवल और एक मल्टी लेवल। सिंगल लेवल के अंदर कोई चक्कर नहीं है, उसके अंदर सीधा रेवेन्यूज में से एक्सपेंस माइनस करो और सीधा नेट इनकम पे पहुंचोगे। मल्टी लेवल इनकम स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता बेटा। मल्टी लेवल इनकम स्टेटमेंट जो फाइनल प्रॉफिट है, जिसको हम नेट इनकम बोलते हैं, उस तक पहुंचने के लिए हमको बहुत सारे प्रॉफिट्स बीच में पार करने पड़ते हैं बेटा, तब जाके वो फाइनल प्रॉफिट आता है। सबसे पहला ही प्रॉफिट जो आपके धंधे में आ जाता है बेटा, उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एक अलग कंसेप्ट है, फिर ऑपरेटिंग आएगा जिसको हम एबिट बोलते हैं, फिर उसमें से बेटा आपका ईबीटी आएगा, ईबीटी के बाद फिर आपका जाके फाइनल नेट इनकम आएगा। ऐसे कुछ स्टेजेस होते हैं प्रॉफिट के, एकदम से आप ऐसे नहीं पहुंच सकते। तो उन्हीं अलग अलग प्रॉफिट के अलग अलग फिर रेशियोज हैं। अगर एक प्रॉफिट होता
तो फिर एक ही प्रॉफिट का रेशियो होता बेटा। सोचो बेटा, सेल्स में से आपने वे कॉस्ट माइनस कर दिया, बचपन से ये पढ़ते आना ना, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करो प्रॉफिट आ जाता है। अगर एक यही प्रॉफिट होता तो फिर एक ही रेशियो होती प्रॉफिटेबिलिटी की। लेकिन प्रॉफिट क्योंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं, सिर्फ एक प्रॉफिट नहीं होता, धंधे के अंदर बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं। देखिए, हर स्टेजेस की प्रॉफिट है, अलग अलग स्टेज पे, कि भैया इस स्टेज तक हम पहुंचे, मतलब हमने धंधे का ऑपरेशन यहां तक करा तो यहां तक कितना प्रॉफिट हुआ, थोड़ी गाड़ी और आगे बढ़ाई तो यहां तक कितना प्रॉफिट हुआ, अब थोड़े से और खर्चे करे अब यहां तक कितना प्रॉफिट हुआ। ऐसा क्यों करते हैं? डिसीजन लेने के लिए, कि भैया अगर इस स्टेज तक हम देखना चाहते हैं, हमारा इतना प्रॉफिट है, तो यहां पे ऐसा क्यों है। हम इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं कि भैया यहां तक तो हमारा इतना प्रॉफिट है, उसका यहां तक इतना, ऐसा क्यों है। इसका मतलब डिसीजन लेने में मदद करता है। बेटा अगर आप सीधा नेट इनकम टू नेट इनकम देखोगे, अगर आप अपना सीधा फाइनल प्रॉफिट और उसका फाइनल प्रॉफिट कंपेयर करोगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई फाइनल प्रॉफिट में हमारा डिफरेंस क्या है। लेकिन अगर आप स्टेजेस बाय स्टेजेस देखोगे, आपको पता चलता रहेगा, अच्छा इस स्टेजेस में मेरी दिक्कत है, ये स्टेज तो मेरा बिल्कुल ठीक है, इस स्टेजेस में दिक्कत है। तो बेटा डिसीजन लेने में और डायग्नोस करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये है बेटा, ठीक है। खैर अभी बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, डिटेल चर्चा चलेगी हमारी, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपके सामने बेटा क्या रखा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज दो टाइप के, है ना, मतलब दो चीजों में मैंने आपको डिवाइड कर दिया। एक है बेटा 14 रेशियोज है ना, इन 14 रेशियोज को मैंने जगह से डिवाइड कर दिया बेटा। एक है बेटा ये मार्जिन रेशियोज और एक है रिटर्न रेशियोज। एक बेटा एक सेट है मार्जिन रेशियोज का इसके अंदर, ठीक है। तो मार्जिन रेशियोज के अंदर बेटा मैं आपको बहुत सारी मार्जिन रेशियोज पढ़ाऊंगा, और ठीक है, कितनी रेशियोज, मार्जिन रेशियोज हमारी 8 मार्जिन रेशियोज है, और रिटर्न रेशियोज बेटा मेरी 6 रिटर्न रेशियोज है, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मार्जिन रेशियो सारी की सारी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको बेटा रिटर्न रेशियोज पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आपको बेटा सामने दिख रहा है। तो पहली जो हमारी मार्जिन रेशियो होने वाली बेटा वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो होगी, दूसरी हमारी होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, ठीक है। फिर तीसरी हमारी नेट प्रॉफिट है, चौथी बेटा हमारी एबिटा है बेटा। ये जो एबिटा है बेटा, ये एक शायद आपने पता नहीं सुना है नहीं सुना। देखिए अगर कोई +2 वाला कर रहा है तो शायद उसने ये चीज नहीं सुनी होगी, लेकिन जो ग्रेजुएट लेवल है उसने शायद उसके कभी ना कभी तो उसने लाइफ में सुनी ही लिया होगा अपनी पढ़ाई के टाइम में, अगर उसने पढ़ा है तो, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट, ये मैं आपको समझाऊंगा, ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसका एक एनालिसिस है बेटा, मतलब ये क्यों बनाया जाता है कि देखेंगे जब इस रेशियो में पहुंचेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, ये एक नया टर्म है, शायद आपने सुना ही नहीं सुना। सीएमए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे तो बेटा आपका इस रेशियो से और इस रेशियो से तो पाला हम रोज लाइफ में पड़ता ही रहेगा, ठीक है। कैश फ्लो मार्जिन, ये अपने में एक दूसरी रेशियो है। ऑपरेटिंग मार्जिन, अब ये आपको पता नहीं चल रहा होगा, आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पढ़ लिया, ये ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है। इन दोनों में बेटा फर्क है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में और ऑपरेटिंग मार्जिन में फर्क है, वो जब वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे। एक लास्ट रेशियो फिर एक्सपेंस मार्जिन, ये एक्सपेंस रेशियो भी इसको कभी कभी बोला जाता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। चलिए, फिर रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी में बहुत फर्क है बेटा। बेसिक डिफरेंस ये, इक्विटी के अंदर बेटा प्रेफरेंस भी आ जाता है, प्रेफरेंस भी आ जाते हैं, लेकिन रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी के अंदर एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंस है, ठीक है। आपके सीएमए यूएसए के अंदर ही बेटा, ठीक है। मैंने सारी की सारी रेशियोज को एक जगह एक्यूमुलेट कर दिया, रिटर्न रेशियोज को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन कैपिटल टर्नओवर, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के भी बेटा 3 रेशियोज है जो मुझे अपनी पढ़ानी है, इसके भी 3 सब पार्ट्स है, इसकी अपनी 3 रेशियोज है जो मुझे आपको बतानी है, ठीक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल टर्नओवर, देखिए ये टर्नओवर रेशियो आ गई ना बेटा, ये रिटर्न ओवर रेशियो, मैं इसको वहां भी करा सकता था लेकिन मैंने नहीं कराई, क्योंकि मैं आपको पहले ये रिटर्न रेशियोज कराना चाहता था। इसको पढ़ाने के लिए बेटा मुझे पहले आपको ये पढ़ानी पड़ती, ठीक है। तो मैंने कहा जो बेटा सेट है वो तब का वहीं पढ़ेंगे, सारी चीजें एक जगह नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। अब टर्नओवर मैच हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं सारी टर्नओवर रेशियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए बेटा आ जाते हैं, तो आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो पहली रेशियो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, आ जाता है बेटा, ये रहा हमारा मार्जिन रेशियो की पहली रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। अच्छा ये मार्जिन वर्ड समझो बेटा, पहले तो ये बात समझो ये मार्जिन, मार्जिन क्या है। देखो बेटा मार्जिन एक टर्म है जो अब तो बिजनेस में आप जो हम ये पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, ये बहुत एक कॉमन टर्म है। ये सिर्फ यही यूज नहीं करते बेटा, किराने की दुकान वाला भी इसको वर्ड करता है। मार्जिन मतलब बेटा कट, कितना कट रखा है। बेटा ये जो कट होता है हमेशा सेल पे होता है, ये मार्जिन जो होता है ये हमेशा सेल्स पे होता है। एक बार ये मार्जिन वर्ड आ गया, ये हमेशा सेल्स के रिस्पेक्ट में यूज करा जाता है। ये देखिए, मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव टू सेल्स, रिलेटिव टू सेल्स मतलब ये जो मैंने मार्केट में अपना माल बेच दिया, जितना मैंने माल बेच दिया, ये जितनी सेल्स कर दी, इस सेल्स के रिस्पेक्ट में, या और सिंपल बोलूं,
इस सेल्स का कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज मैंने अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। अब बेटा ये प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन अब ये प्रॉफिट क्या वर्ड है ये नहीं पता। प्रॉफिट एक वो चीज होती है बेटा, एक वो अमाउंट होती है जो पूरा का पूरा अमाउंट एक तरीके से रिवॉर्ड है बेटा, ये एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है जो आपको मिलता है। देखिए बेटा, सेल्स जो होती है, सेल्स, ये जो सेल्स होती है, ये जो सेल्स होती है, ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है, सेल्स का जो पूरा अमाउंट आपको, फॉर एग्जांपल ये पेन है, आपने इसको मार्केट में 30 रुपए का बेच दिया। अभी जो आपने बेचा पेन और इसके बदले में जो आपको 30 रुपए मिले, ये 30 रुपए बेटा पूरा का पूरा रिवॉर्ड आपका नहीं है। क्यों? ये जो आपने माल बेचा, ये ऐसे तो टपका नहीं होगा बेटा, ये आपको पड़ा हुआ मिल गया, आपने इसको बनाया होगा, इसको जीरो से एग्जिस्टेंस में लेके आए होगे। तो जीरो से जब आप एग्जिस्टेंस में लेके आता है, आपका खर्चा होता है बेटा, खर्चा होता है, ठीक है। तो जब आप इसका खर्चा कर रहे हो, मान के चलते हैं इस पेन को बनाने में आपकी लागत ही लग गई, सोचो पेन आपने बेचा 30 में, बनाने की लागत इसको 17 रुपए है, सोचो फॉर एग्जाम्पल 17 रुपए आ गई। अब 30 में बेचा, 17 की लागत आई, तो बेटा आपका इस माल के अंदर कितना पैसा फंसा हुआ था अपना, आपका अपना कितना फंसा हुआ? 17 रुपए। तो बेटा 17 रुपए टेक्निकली जब आप माल बेचोगे तो आपका 17 रुपए तो आ ही जाना चाहिए। अरे क्योंकि आपने इसके अंदर 17 रुपए लगा रखे हैं, तो 17 रुपए तो आपके पास आ ही जाने चाहिए ना। लेकिन जब आपने बेचा तो 17 में नहीं 30 में बेचा, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया आपके पास? 17 तो आ ही गया। अरे 17 तो आ ही गया, 13 एक्स्ट्रा आ गया। इस एक्स्ट्रा को प्रॉफिट बोला जाता है। लेकिन बात यह है, हम ये एक्स्ट्रा लेते क्यों है? ऐसे क्यों करते हम? ये तो गड़बड़ है ना सर। जब आपके 17 रुपए लगे हैं तो टेक्निकली 17 रुपए तो लो, ऐसे नहीं होता ना। अगर आपने 17 रुपए माल बनाने में लगाया और सब 17 ही रुपए ले रहे हो, तो फिर आप ये टाइम पास कर रहे हो धंधे का। अरे कर ही क्यों रहे हो? अरे जब 17 रुपए ही लगाने थे, वो तो 17 रुपए आपको ऑलरेडी जेब में पड़े ही थे। इतना नाटक क्यों कर रहे हो? धंधा पहले बनाया होगा, इतनी मेहनत करी होगी, लोगों को रखा होगा, इतना दिमाग लगाया होगा, दिमाग खपाई करी होगी, तब जाके माल बना होगा, फिर इतनी मेहनत करके धूप में जाके उसको बेचा होगा, तब जाके भाई भाई कॉस्ट टू कॉस्ट जाकर बेच दिया, मतलब 17 रुपए लगाए, 17 रुपए ले आए बेटा, फिर फायदा क्या हुआ? ये तो आपके ऑलरेडी 17 रुपए तो जेब में पड़े थे। इस 17 रुपए को 13 रुपए 30 रुपए बनाना था ना, बस इस मेहनत के चक्कर में। एक और एग्जांपल बेटा, इसे कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये कंसेप्ट क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट, बेटा ये 17 रुपए को अगर आप सोचो धंधे में ना लगाते, एक एफडी ही कर देते इसकी, अगर आप इसकी एफडी ही कर देते, मान के चलते बेटा 8% का ब्याज तो साल का इसको इस पे मिल जाता। मतलब अगर पड़े पड़े बैंक में बस ऐसे 17 रुपए डाल देता, साल का 8% तो वो भी मिल जाता। मतलब एक्स्ट्रा तो मुझे वैसे मिलेगा ही मिलेगा 17 रुपए। अगर मैं इसको गाड़ के रख दूंगा जमीन के अंदर तो 0% रिटर्न है, बैंक में रखूंगा तो आराम से 8% का ब्याज है। तो भाई बिजनेस भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है। बिजनेस में 17 रुपए लगा दिए, एक प्रोडक्ट के अंदर 17 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या मैं चाहूंगा नहीं कि भाई एटलीस्ट घर बैठे बैठे मुझे 8% का ब्याज तो मिल ही रहा है, तो इससे ज्यादा ही मुझे चाहिए, इससे ज्यादा मुझे चाहिए। अरे भैया जो 17 रुपए पे तो भैया 8% का ब्याज तो मुझे बैठे बैठे वैसे ही मिल रहा है। तो बिजनेस में लगा रहा हूं, तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पागल, इतना स्ट्रेस हो रहा हूं, तो भाई ऑब्वियसली 8% से ज्यादा ही एक्सपेक्ट करूंगा, 8% से ज्यादा ही, कम से कम 10-12% का रेट तो एक्सपेक्ट करूंगा ही। अगर आप 8, ये भी गड़बड़ है। सोचो बेटा आपने 17 रुपए लगाए और आपको 8% का रिटर्न उसने लाके दे दिया, ये भी बेकार है। बेकार है, इसे कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या सीन है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सीधी बात है बेटा। आप क्योंकि आप इतनी मेहनत क्यों करी, फिर आपने ये भी टाइम पास करा, आपने अरे प्रोडक्ट बनाया, आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, 17 रुपए की कॉस्ट लगाई, अब 8% एक्स्ट्रा मिल तो गया सर, प्रॉफिट हो तो गया, कितना इतना लालच ठीक नहीं है बेटा, लालच की बात नहीं। आपने इतनी मेहनत करी, एसी चला के आराम से घर में बैठ के टीवी देखते हो, 17 रुपए बैंक में पड़ा पड़ा 8% वैसे ही ग्रो हो जाता। लेकिन साल का आपको यहां भी इतनी मेहनत करी, प्रोडक्ट बनाया, दिमाग लगाया, लोगों को हायर करा, तब जाके धंधे में भी बस 8 साल का आपको कितना मिला? 8% ही मिला। फिर इतना फायदा क्या हुआ? समझ रहे हो बेटा, मेहनत मैच नहीं हो रही ना। वहां पे एसी में बैठकर आराम से 8% कमा रहे हो, यहाँ पे इतनी मेहनत करके 8% कमा रहे हो, फायदा क्या हुआ? इसे ये भी बेकार है, ये बिजनेस भी बेकार है। तो बेटा प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो धंधा बहुत अच्छा है। समझ रहे हो मेरी बात? प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं वो धंधा बहुत अच्छा है। तो आपको ये सब चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, लेकिन ये एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि वो इकोनॉमिक कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता बेटा। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें आप आराम से बैठे बैठे कमा सकते थे, वो कॉस्ट आप नहीं कर रहे क्योंकि अब वो आप काम कर थोड़ी ना रहे हो, तो वो आपका खर्चा बन जाएगा बेटा। अब बैठे बैठे एसी में 8% कमा सकते हो, लेकिन आपने नहीं कमाया तो बेटा वो आपका खर्चा पड़ जाएगा। वो आप किससे लोगे? वो कस्टमर से लोगे वो खर्चा, सीधी बात है, ठीक है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपको बताती है कि भैया कितना प्रतिशत तुमने अपनी सेल्स का कन्वर्ट कर दिया प्रॉफिट में।
फिर हम देखते हैं अच्छा इतना मैंने कन्वर्ट कर दिया, फिर देखते हैं भाई एफडी में तो इतना है। आपको एक बात बताऊं, ये तो बस एक एग्जांपल लिया है, लेकिन बिजनेस बेटा बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं, दुनिया की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कमा के दे सकते आप। ये सीधी बात है बेटा। एक अच्छा बिजनेस आपको 200% तक का रिटर्न भी कमा के दे सकता है, सीधी बात है। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको शॉर्ट टर्म की, अब कभी बात करूं बेटा, शॉर्ट टर्म की भी है ही नहीं बेटा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन बात वही है बेटा, रिस्क के साथ भी आता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, मेरा मतलब क्या है बेटा, आप किसी भी दुकान के जाके देखना, कोई भी दुकान है, यहाँ पे बेसिक दुकान की बात करते हैं, वो हमेशा बेटा, फॉर एग्जाम्पल कपड़े की दुकान, कोई भी दुकान, वो कपड़े की दुकान है, तो बेटा वो जो भी सेल्स करता है, सोचो उसने पूरे साल 1 लाख की सेल्स कर दी, तो भाई वो यही देखेगा मैंने 1 लाख की सेल्स तो कर दी, लेकिन ये पूरा का पूरा पैसा 1 लाख रुपए मेरा रिवॉर्ड नहीं है, मतलब इसको मैं बैठ के खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटा इस 1 लाख की जो सेल्स हुई है, इसका मतलब मैंने प्रोडक्ट बेचा होगा। अब प्रोडक्ट फोकट में तो आया नहीं कहीं से, मैंने बनाया होगा, तो बनाने की मेरा खर्चा लगा होगा। अब खर्चा सोचो, इसको 30,000 रुपए इसका खर्चा लग गया, मान के चलते हैं, तो ये जो 70,000 रुपए एक्स्ट्रा आया है, ये एक एक्स्ट्रा खर्चा आया है। अरे ये एक एक्स्ट्रा चीज आई है, ये इसको कोई कॉस्ट थोड़ी ना थी। अरे इसने तो धंधे में से 30,000 रुपए लगाया था प्रोडक्ट बनाने में, और प्रोडक्ट और मार्केट में उसको बेच दिया 1 लाख में। 30,000 की चीज 1 लाख में बेच दी, तो बेटा ये 70,000 कुछ एक्स्ट्रा तो आया है ना, एक्स्ट्रा आया ना। इसी एक्स्ट्रा को बेटा प्रॉफिट बोला जाता है, इसी एक्स्ट्रा को प्रॉफिट बोला जाता है, ये है प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया था बेटा कि प्रॉफिट भी बहुत प्रकार के होते हैं बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एबिटा, ये सब अलग अलग प्रकार के बेटा प्रॉफिट है, अलग अलग एनालिसिस के लिए लगा रखे हैं। मैं समझाऊंगा वो क्यों है ऐसा। 70,000 रुपए का प्रॉफिट, इसे बोलेंगे हम प्रॉफिट है, लेकिन ये कौन सा प्रॉफिट है, इसको बेटा बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पे शब्द जो मैं बोलना चाहता हूं, इसको ही बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ये है मेरी पहली रेशियो। अभी ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैसे बोल दिया सर, नहीं क्यों ग्रॉस प्रॉफिट, हम तो नहीं मानेंगे, कैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट उस प्रॉफिट को बोला जाता है, उस प्रॉफिट को बोला जाता है, आपके पास सेल्स है, सारे प्रॉफिट याद रखना बेटा सेल्स में से माइनस करके निकलेंगे। अरे बेसिक सिद्धांत है बेटा, बेसिक सिद्धांत है, बचपन का कंसेप्ट है। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करोगे, कोई जगत में कोई भी आ जाए बेटा, कोई भी एक्सपर्ट आ जाए, कुछ वो सब झूठे हैं अगर वो किसी तरह प्रॉफिट निकाल रहे हैं। भाई सेल्स में से तो माइनस होगा ही होगा, कोई भी प्रॉफिट सेल्स में से तो माइनस करके निकल ही नहीं सकता बेटा, ये तो बेसिक सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अरे जब तक आप माल ही नहीं बेच रहे, आपका प्रॉफिट कैसे होगा। सेल्स तो आपको करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो सेल्स में से माइनस जब आप करोगे, क्या चीज, खर्चा, बचपन से पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट का एक्सप्रेशन क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट। लेकिन यहां पे सारी चीजें बदलती हैं, ये कॉस्ट अलग 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 प्रकार की हो जाती है, इसलिए अलग 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 प्रकार के प्रॉफिट भी आ जाते हैं। यहां पे बेटा जब आप फैक्ट्री के खर्चे माइनस करते हैं, मैं बिल्कुल देसी भाषा बोल रहा हूं, मैं अभी कोई टेक्निकल भाषा नहीं बोल रहा, बिल्कुल देसी चल रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के केस में बेटा क्या होता है, आप बस एक बात बोलूं देसी भाषा, मतलब माल के बस बनाने बनाने का खर्चा माइनस करते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, माल का बनाने बनाने का खर्चा, यहां पे मैंने शब्द बोला माल के बनाने का खर्चा। बेटा धंधे में याद रखना, सिर्फ माल के बनाने का खर्चा नहीं होता, और भी बहुत खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज देने का, अरे जो आपने सैलरीज रखी हुई है, वो थोड़ी ना फैक्ट्री के अंदर आके काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बेटा सोचो रिलायंस की ऑयल फैक्ट्री है, अब उसके जो एम्प्लॉइज है वो फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं क्या, वो तो लेबर है, वो वेजेस होती है, उनको वेजेस दी जाती है, वो फैक्ट्री का खर्चा है, वो माल को बनाने का खर्चा है, वो डायरेक्ट खर्चा है। अरे लेबर ही नहीं होंगे तो कैसे बनेगा। लेकिन जो एसी में बैठ के कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, वो थोड़ी ना एम्प्लॉइज लेबर है, उनको सैलरीज दी जाएगी, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड नहीं होती। याद रखना एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। बात मेरी क्या है, तो यहां पे मेरी बात समझो, धंधे के अंदर सिर्फ माल बनाने का खर्चा नहीं होता, और भी खर्चे होते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट्स बेटा जो होती हैं, वो माल बनाने का खर्चा नहीं होता। अरे आप एडवर्टाइजिंग करो ना करो, माल तो फिर भी बन जाएगा, ठीक है, सीधी बात है। तो मैं यहां पे जो शब्द बोल रहा हूं, खर्चा बोल रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनो। जब आप सेल्स में से बस माल को बनाने बनाने का खर्चा माइनस करते हो, और माल को बनाने बनाने का जो खर्चा होता है बेटा, उसका एक वर्ड होता है, उस वर्ड को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, खुद ही समझ जाओ। मतलब जो आपने, नाम से समझो, जो आपने माल बेचा, जो माल आपने सेल करा, सोल्ड करा, उसको बनाने की कितनी कॉस्ट है, या जो आपने माल बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स से सिंपल टर्म ही तो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे उसकी लागत, उसकी कॉस्ट क्या है, जो आपने माल बेच दिया, ये है सेल्स, ये है जो आपने माल बेच दिया। लेकिन इसको जो बनाने की अगर हमको कॉस्ट पता चल जाए, तो हम अगर माइनस करेंगे,
तो हमारे पास बेटा मुनाफा आ ही जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, बेसिक है बेटा, ये तो बचपन की क्लास है। लेकिन अब वो बचपन वाले कंसेप्ट नहीं कि हम उसको सिर्फ प्रॉफिट बोलेंगे। इस प्रॉफिट को जब आप माल को बनाने की लागत माइनस कर देते हो, निकल के प्रॉफिट आता है, निकल के प्रॉफिट ही आता है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट आता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है बेटा। अब ये जो मतलब है ना, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब गंदा नहीं, ये वो वाला गंदा ग्रॉस नहीं है। ये ग्रॉस का मतलब है बेटा, ये एक टोटल अमाउंट है, मतलब एक एग्रीगेट अमाउंट है, एक अभी मोटा मोटा अमाउंट है। मतलब ये जो आपको मुनाफा आया है, अब आप ये सोच रहे भैया यही तो था, हम तो बचपन से यही पढ़ रहे थे, माल बेचेंगे, उसको बनाने की लागत माइनस करेंगे, जो मुनाफा बचेगा अब ये खा लेंगे। दिक्कत ये, वो खा नहीं सकते। असली प्रॉफिट तो वही होता है बेटा जिसको आप खा सकते हो। बेटा वही तो असली प्रॉफिट होता है जिसको आप खा सकते हो, जिसको आप बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो मालिक के बीच में। जो मालिकों के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वही तो आपका एक्चुअली असली प्रॉफिट है, जो मालिक लोग खा सकते हैं। दिक्कत क्या है ना, ये प्रॉफिट आप खा नहीं सकते बेटा, ये प्रॉफिट नहीं खा सकते। क्यों सर, क्यों नहीं खा सकते? हमारा हमारा ही प्रॉफिट है, मुनाफा ही तो है, एक्स्ट्रा पैसा है, और किसी को देना थोड़ी ना है, कि हमारी क्या ऑब्लिगेशन, देना है ना बेटा। इसके अंदर अब आपको और भी खर्चे माइनस करने। मैंने आपको बोला था यहां पे सिर्फ मैंने एक खर्चा माइनस करा है, धंधे में इसके अलावा भी बहुत खर्चे होते हैं बेटा। अभी तो आपने सिर्फ माल को बनाने का खर्चा माइनस करा है, लेकिन इस सेल्स को, मेरी बात अब ध्यान से सुनिए, जो मैं लाइन को बोल रहा हूं गोल्डन वर्ड्स, ये जो आपने सेल्स करी है, इस सेल्स को फैसिलिटेट करने के लिए, बात मेरी ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं बेटा बहुत ध्यान से सुनो मेरी। सेल्स, ये जो सेल्स है, इसको फैसिलिटेट करने के लिए सिर्फ एक ये खर्चा थोड़ी ना आपने करा है। नो डाउट इस सेल्स को फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब सेल्स को बेचना है, ये जो आप माल बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको माल तो बनाना पड़ेगा, तो ये सबसे बाप खर्चा है, बाप खर्चा तो यही है बेटा। लेकिन सेल्स करने के लिए, मार्केट में इस माल को निकालने के लिए कुछ और भी खर्चे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप इस धरती में, भूमि में जन्म तो ले लेते, वो तो ठीक है, लेकिन आपको मार्केट रेडी करने के लिए, जॉब रेडी करने के लिए, इस दुनिया में रेडी करने के लिए, इस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए, आपके पेरेंट्स को और भी कुछ खर्चे आप पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला तो स्कूलिंग ही है, तब जाके आप रेडी हो गए मार्केट में निकलने के लिए, इस दुनिया को फेस करने के लिए। तो ऐसे ही माल के साथ है भाई, माल तो बना लिया, फैक्ट्री के अंदर पड़ा है, बस ये रेडी हो गया क्या? अब कैसे उसको गोदाम, अब उसको दुनिया में कैसे भेजे, माल बेचे कैसे कस्टमर के हाथ तक पहुंचाने के लिए? अभी तो फैक्ट्री के अंदर पड़ा है, लेकिन कस्टम फैक्ट्री से और कस्टमर के हाथ में जब तक वो प्रोडक्ट नहीं आ जाता, उसके बीच में चेन होती है, उसको सप्लाई चेन बोलते हैं। एक चेन होती है बेटा, इसको सप्लाई चेन बोलते हैं। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा अभी, पार्ट क्या कहते हैं उसको, सेक्शन बी में, पार्ट 1 के, सप्लाई चेन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा सप्लाई चेन, इसको कभी हल्के में मत लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए आपके सीए में, यूएसए में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रखा सप्लाई चेन, मैं सीधी बात बोलूं आपको। लेकिन मैं आप लोगों को एक एडवाइस करूंगा कि बेटा जब आप सीए में यूएसए कोर्स कर लेते हैं, तो एक सप्लाई चेन में आप सर्टिफिकेशन कोर्स जरूर करिएगा, ठीक है। जहां तक मैं मानता हूं बेटा, उसमें शायद आपको एक शायद अंडर ग्रेजुएट तो शायद आपको होना पड़ेगा उसको लेने के लिए, लेकिन और भी बहुत सारे हैं जो आपको +2 वालों को भी करा देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूं, जब आपके पास सीएमए यूएसए सर्टिफिकेशन है, उसके बाद आप ये जरूर करिएगा सप्लाई चेन। एक सीएमए के लिए सप्लाई चेन कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे बेटा एक शेफ के लिए चम्मच बर्तन चलाने का, ऐसा ही है बेटा। जब तक मसाले, जब तक मतलब एक तरीके से खाना विदाउट सॉल्ट ऐसा है, खाना है लेकिन उसमें नमक नहीं है, वो टेस्टलेस है, ऐसी सीएमए विदाउट सप्लाई चेन की नॉलेज एक कुछ कुछ ऐसा ही है, फीका है बिल्कुल। मैं आपको आपको शायद अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रखी होगी, लेकिन बेटा जब इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बाद ही मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ। मेरे कितने जो पीयर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो प्रीवियस स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं बेटा, उनसे मेरी बात होती रहती है, तो वो यही बताते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो भैया आप सीएमए यूएसए अलग ही बन गया, सप्लाई चेन की एक अलग पढ़ाई है भैया, पूरी करनी पड़ेगी। तो आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बेटा कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है बेटा, पीजीएम जैसे कुछ है, बॉब टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उनका सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीएमए करके मत बैठ जाना, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं ये चीज। सिर्फ सीएमए करके अगर आप बैठ गए तो आप अपनी वर्थ अच्छी नहीं कर रहे बेटा। देखिए अभी रिसेंटली एक मैं आपको बात बताता हूँ, तो ये देखिए थोड़ा सा मटके जाने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के लिए। देखिए अभी रिसेंटली एक सेल्स फोर्स का जो सीईओ है बेटा, सेल्स फोर्स सीईओ मार्क बेनियॉफ है ना, पता नहीं आपने सुना ही नहीं सुना है। उसका एक स्टेटमेंट आया, जब उससे पूछा गया कि क्या ये एआई क्या मार्केट में अब जॉब रिप्लेस कर देगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, जो पढ़ रहे हैं और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी, उनको भी ये डर है कि क्या एआई फाइनेंस का प्रोफेशनल जो हमारा क्या प्रोफेशन है उसको क्या खत्म कर देगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में तो ऐसा दिख ही रहा है।
अगर आप आईटी सेक्टर को ध्यान से देखेंगे तो बेटा वहां पे तो आपको दिखेगा कि वहां पे धीरे 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 एआई आ रही है। बेटा कोड्स आना एआई ने लिखना स्टार्ट भी कर दी। बहुत ज्यादा ले ऑफ हो रहे हैं जब से टीसीएस का ले ऑफ हो चुका है बेटा, ये तो बहुत ही ग्लोबल न्यूज बन गई है। अब ये सिर्फ इंडिया इंडिया की ना बहुत बड़ी ग्लोबल न्यूज बन गई है। तो इसी को देख के फिर बेनियोफ ने बेटा ये स्टेटमेंट दिया कि नो डाउट एआई जॉब्स में एंटर हो रहा है। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं डेटा है, स्टेटिस्टिक्स ये कहता है कि भैया 85% 80 टू 85% जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जॉब होती है, अगर आप अमेरिका में जाएंगे ना बेटा कभी, जैसे वॉलमार्ट कभी उनके अंदर जाएंगे बेटा वॉलमार्ट में, तो वॉलमार्ट में बेटा उन्होंने शुरू में ही एंटर होते हैं कस्टमर रिड्रेसल डेस्क बना रखा है उन्होंने कि आप वहां पे अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप सीधा उनसे बात कर सकते हैं जाके। बेटा 80 टू 85% अब वो जो जॉब है वो एआई रिप्लेस्ड हो चुकी है, फुल ही ऑटोमेटेड कर दिया उन्होंने। मोस्ट ऑफ द यूएस में जो कंपनीज है बेटा, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, फुली ऑटोमेटेड हो गई। कनाडा में भी ये चीज आ गई बेटा, वो हाफ ऑटोमेशन की तरफ आई गए, वो भी ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब फुली एआई कर रहे हैं, हर चीज वो एआई पे ले आए हैं। कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जॉब तो 80% 85% अब एआई है बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा आप खुद देखो, आप मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको इंडिया में भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको कोई दिक्कत आ जाती है, तो आपको देखा होगा बेटा वो एक छोटा सा जैसे वेबसाइट पे आपको कोई एक कंपनी है और प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन में, तो बेटा सबसे पहले वो सीधा आपको एक एजेंट से कनेक्ट नहीं करता, पहले आप एक एआई एजेंट मतलब एक चैट बॉक्स से डील करते हो। एक डील करते हो ना बेटा, आप चैट बॉक्स से उससे बात करते हो, वो पहले आपको एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स देता रहता बेटा। उसके डेटा के अंदर क्या है, उसके डेटा देखिए कुछ भी नहीं है बेटा, ये डेटा बॉक्स है, पूरा का पूरा मामला सारा का सारा डेटा बॉक्स है। इसके अंदर डेटा सेट्स डाल रखे हैं और डेटा सेट्स वर्ड्स के अंदर से मिलकर बनता है। सारा समझाऊंगा सेक्शन एफ के अंदर। आपको दुनिया भर के जितने भी डेटा उनके वर्ड्स है वो सारे के सारे डाल दिए होते हैं और उसी को लेके वो आपका जो एआई है उसी से फिर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आपको वो दे देता है। ऐसे उसका काम का बेटा चलता है। अभी बाद में बताना कैसे काम करता है, वैसे पूरा प्रोसेस है इसका। तो वो ऐसा आपको रिस्पॉन्स देता है, तो बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो क्यों बंदों को रखना? अब इतने बंदे रखेंगे, वो आपको कनेक्ट करेंगे, वो दूसरा बंदा भी बिजी है, पता नहीं कब तक, आपको बोलते हैं ना, वो कहता है लाइन अभी बिजी है, अभी बहुत सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव दूसरे से बात कर रहे हैं, आप प्लीज होल्ड पे रहिए। तो बड़ी दिक्कत हो रही है, फिर ऐसे बंदों को हायर करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने उसको बताओ रिप्लेस कर दिया, एआई से कर दिया। मोस्ट ऑफ द ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स लोगों का काम चल रहा है, बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उसी से सॉल्व हो जाती है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है बेटा, उसने यही बोला एआई जो है ना बेटा, एआई क्योंकि ये डेटा सेट के साथ काम करता है, इसके अंदर जो बेटा वर्ड्स गिवन है उसके उसी से ही काम करता है, उसी से रिस्पॉन्स देगा। आपने देखा होगा बेटा, कभी कभी आप कितना भी बोलो एआई समझ नहीं पाता आपकी बातों को, वो फालतू ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स देता रहता है, हमको उससे थोड़ी ना प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इसका रीजन ये है बेटा, एआई जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कभी कभी करेक्ट नहीं होती। ये ऐसा आपको दिख जाएगा इंस्टेंस हर जगह। एआई कभी भी बेटा कभी भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो खुद ये बोलता है। तो बेटा इसके लिए एक फैक्ट चेकर होना ही चाहिए, और वो फैक्ट चेकर कोई नहीं बेटा, वो हम ह्यूमंस ही। तो अभी भी एआई बेटा सुपीरियर है। अब बेटा जब फैक्ट चेक मतलब डिसीजन, अब मेरी बात सुनिए, जो बंदा इंफॉर्मेशन ही गलत दे रहा है, जो चीज इंफॉर्मेशन अभी ठीक नहीं दे रही है, उसको फैक्ट चेक ह्यूमन से कराना पड़ता है। इसका मतलब आज भी ह्यूमंस इसके लिए सुपीरियर है। तो टॉप लेवल और मिडिल लेवल तो अभी भी बेटा एआई नहीं है, फुली नहीं है। मार्केट में जो जॉब है वो बस लोअर लोअर लेवल पे एआई ले रहा है, लेकिन उसमें भी जो फैक्ट चेकिंग है, जो मिडिल और लो टॉप लेवल है, वहां पे अभी पूरी तरीके से एआई आया नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट चेक नहीं कर पाता। अगर एआई ही एआई को फैक्ट चेक कर पा रहा है, फिर फैक्ट चेक आप कराई क्यों रहे हो? फिर ह्यूमन की क्या जरूरत? अगर एआई ऐसा नहीं हो सकता ना, तो एक फैक्ट चेक मतलब इसका मतलब आज भी ह्यूमन सुपीरियर है, उसके नॉलेज फैक्ट चेकिंग की, डिसीजन लेने की पावर एआई सुपीरियर ही है। तो बेटा प्रोफेशन आईटी अलग है, क्योंकि वहां पे कोडिंग लिखनी पड़ती है, तो चलो कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग लेवल पे जब वो कोड बन जाएगा, सोर्स कोड हो जाएगा, टेस्टिंग करनी है बेटा, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे करनी है, वाइट टेस्टिंग, ब्लैक टेस्टिंग, वो हर जगह बेटा वहां पे फिर ह्यूमंस को आना पड़ेगा, वहां पे वो थोड़ी ना रख लेगा एआई। इसलिए तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में तो बेटा जैसे एक सीए में टॉप लेवल में जनरली काम करता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स में, तो आपकी जब भी एआई नहीं आया बेटा प्रोफेशन के अंदर, फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बेसिक लेवल पे, वैसे मैं आपको बताऊं जैसे अकाउंटेंट है बेटा, अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो वही बनाएगा ना, क्योंकि दिक्कत ऑडिट थोड़ी ना एआई जाएगा, वो तो एक बंदा ही जाएगा, क्योंकि वही है ना, फैक्ट चेक नहीं कर सकता ना एआई। हाँ, वाउचर की एंट्रीज पहले जमाने में क्या होता था, वाउचर बड़े बड़े होते थे बेटा, उसके एक हमको लेजर बनाने, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंटर करना, वाउचर होते थे ना बेटा, वो जो आते थे, उसको आप क्या करते थे, जो आर्टिकल्स वगैरह होते थे सीए के, वो क्या करते थे बेटा, उसको पहले बनाते थे बेचारे, उसको अकाउंटिंग वाउचर में कंप्लीट करते थे, फिर उसकी जर्नल करते थे। लेकिन आजकल ऐसा जरूरत नहीं, वो ये ना लोअर लेवल है, वहां पे एआई आ गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स आ गए, आप उन वाउचर्स को अपलोड करो, पीडीएफ कॉपी बनाओ, वो एकदम से आपके लिए अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज मार देगा, फिर आप उसको एक्सपोर्ट टू टैली भी कर सकते हो, ऑप्शन आ गया वहां पे आजकल।
तो ये मैं बता रहा हूं, एआई बस लोअर लोअर लेवल पे आया है, अभी उसका फैक्ट चेक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बेटा, उसके अभी बहुत, अभी इन्हें काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा यही आपके पास अभी टाइम है, क्रीम अभी अभी भी है, इससे पहले कि खोरचा नहीं बचे बेटा, आपको अभी क्या करना है, स्किल्स पे काम करना है। बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपको लेनी ही चाहिए, लेकिन एक बेसिक सप्लाई चेन स्किल तो आपको लेनी ही लेनी। ठीक है, तो बेटा आते हैं, देखिए मैं आपको अभी यहाँ पे थोड़ा हट के चला गया, लेकिन ये थोड़ा सा कोर्स के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट था। ठीक है, आइए वापस यहाँ पे, तो सेल्स में से बेटा जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस करते हो, मतलब माल को बनाने बनाने का, देखो ये जो सेल्स हुई है इसको फैसिलिटेट करने के लिए दुनिया बिजनेस में और भी खर्चे करने पड़ते हैं। अरे आप मार्केट में ऐसी थोड़ी ना खर्चा निकाल देते हो, अरे फैक्ट्री से कस्टमर के हाथ तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए बेटा दुनिया भर के खर्चे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा करना पड़ता है, सप्लाई चेन बनानी पड़ती है, लॉजिस्टिक का सिस्टम करना पड़ता है। अरे आप अमेजोन से घर में ऑर्डर करते हो, आपके पास एक फ्लिपकार्ट वाला, वो क्या ई कार्ट वाले ये सब आ जाते हैं, लॉजिस्टिक्स वाले कहां से आ जाते हैं, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, D2C। हायरिंग एजेंसीज होती है, D2C पे एक्सपर्ट्स होती हैं, वो हायर करते हैं अमेजोन वाले उसको, सीधी बात है बेटा। ठीक है, तो इन सबका खर्चा लगता है भाई। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बस माल माल बनाने से कुछ नहीं होता, माल तो बना लिया, उसको कस्टमर तक पहुंचाने के और भी खर्चे होते हैं, लेकिन उन खर्चों को हम कुछ और खर्चे बोलते हैं, यहां पे वो हम खर्चे इंक्लूड नहीं करेंगे। बस जब आप माल बनाने बनाने का खर्चा माइनस कर देते हो, तो आंसर आ जाता है ग्रॉस। अब पर्पस क्या है, अब क्या है भैया, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकल गया, अब हम ये देखना चाहते हैं, अब अंदर खुजली ये है कि भैया ये देखना चाहते हैं, ये जो माल मैंने बेच दिया इसका कितना प्रतिशत मैंने ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। फिर से मेरी बात सुनो, पर्पस ये है कि मैंने जो ये सेल्स कर दी, इस सेल्स को करके मैंने कितना प्रतिशत ग्रॉस प्रॉफिट में अपना कन्वर्ट कर लिया। बस बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया, सेल्स है ही आपके पास, अब आप क्या करोगे बेटा, बहुत सिंपल है बेटा, फॉर्मूला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मत पूछना, एक तक सेकंड क्लास का बच्चा भी बता देगा। आपको ये देखना है कि सेल्स का कितना प्रतिशत आपने कन्वर्ट कर दिया, तो बेटा ये तो बहुत आसान है, सेल्स को नीचे रख लो, अरे इतनी मैंने सेल्स करी, इसका इतना ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कमा लिया, इतनी मैंने सेल्स करी, इसका इतना प्रतिशत, सेल्स का इतना प्रतिशत से, ये बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आउट ऑफ, बेटा ये डिवाइड का साइन को आउट ऑफ बोलते हैं, आउट ऑफ सेल्स मैंने कितनी करी, अब परसेंटेज में निकालना तो इनटू 100 कर दो आ जाएगा, इससे ही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं। ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, ये शब्द मैंने नेट सेल्स है, अरे हमेशा नेट सेल्स ही तो लोगे, अरे सेल्स आपने कर दी लेकिन आपको रिटर्न्स भी तो आए, डिस्काउंट्स भी तो आपने दिए, मतलब उनको माइनस करो ना, प्रॉपर सेल तो, क्योंकि फिर आपकी वही हुई, सोचो 1 लाख का सेल बजा, तो आप बोलोगे मैंने 1 लाख की सेल्स करी, पता ही नहीं मार्केट में 60,000 का सेल्स वापस भी आ चुका है, तो एक्चुअली में तो असली सेल्स फिर आपने 40,000 करी ना, इसलिए नेट सेल्स इंक्लूड करो। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बोलने की जरूरत नहीं है। नेट सेल्स कैसे आता है, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इन अलाउंसेस एंड सेल्स डिस्काउंट, जैसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स ऑल डायरेक्ट, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर अंदर क्या आते हैं, देखिए वैसे बचपन की कथा बता देता हूं, बचपन मतलब 11th क्लास, 11th क्लास से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते आ रहे हो, वैसे तो कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं। बेटा पूरे साल जब आप माल बनाते हो, सॉरी जब आप पूरे साल अपना गोदाम खोलते हो साल के शुरू में, तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक रहता है, अभी नया साल स्टार्ट हुआ है, अब आप बोलोगे नया साल स्टार्ट हो गया, अब नया माल बनाएंगे, आप फिर से प्रोडक्शन पूरे साल करेंगे, लेकिन आप पहले ये देखते भाई पूरे साल के शुरू में गोदाम में माल कितना पड़ा है, तो आप पूरे साल के 1 जनवरी 2025 को गोदाम खोलोगे, आपने देखा इतना माल पड़ा है 50,000। ठीक है, आपने कहा भाई इससे तो काम नहीं चलेगा पूरे साल 50,000 से, आपने कहा थोड़ा माल और मंगवाना पड़ेगा, तो आपने खरीद लिया, तो लो भाई परचेजेस हो गई, परचेजेस हो गई, आपने खरीद लिया, तो कितने का खरीद लिया आपने, 1 लाख के माल और खरीद लिया, आपने कहा ठीक है भाई 1.5 लाख से अब टोटल हमारा काम चल जाएगा। अच्छा ये 1.5 लाख का ये तो कच्चा माल खरीदा है, अब इसको प्रोसेस करने के लिए आपको दुनिया भर के खर्चे लगेंगे, फैक्ट्री में बनाओगे तो लेबर लगेंगे, ये पंखे लाइट का ये जो खर्चा आपका वो लगेगा, है ना, फैक्ट्री का थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये सब खर्चे लगेंगे, इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं ना, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के खर्चे 11th क्लास में डालता है जो ट्रेडिंग के खर्चे, ये वही जैसे वेजेस हो गए, फ्रेट इनवर्ड्स हो गए, कैरियज इनवर्ड्स हो गए, ये सब। ठीक है, कैरियज आउटवर्ड्स वगैरह ये डायरेक्ट खर्चा नहीं बेटा, ये इनडायरेक्ट खर्चा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि जो आप वो खर्चा जो आपने फैक्ट्री से निकालने का है, वो फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, वो तो फैक्ट्री से निकालने का खर्चा। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, सोचो मान के चलते हैं 30,000 है, तो भाई टोटल 1,80,000 का माल हो गया। अब ये टोटल गोदाम के अंदर कितना माल पड़ा है, 1,80,000, अब पूरा साल खत्म हो गया, अब आपने देखा भाई पूरे साल के एक बार शुरू में देख लिया, पूरे साल के एंड में देख लेते भाई माल बचा है नहीं बचा कुछ, तो आपने देखा भाई कितना माल है, आपने फैक्ट्री खोली, आपने देखा 20,000 रुपए का माल बचा, आपने देखा 20,000 रुपए का माल बचा, 50,000 रुपए का माल था, 1 लाख रुपए का माल पड़ा है, 1 लाख रुपए का माल खरीद दिया तो 1.5 लाख रुपए, 30,000 रुपए स्पॉट लगा दिया, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है ना, 30,000 रुपए आपने स्पॉट लगा दिया, तो टोटल माल की कितनी वैल्यू होगी, 1,80,000 रुपए,
1,80,000 रुपए मतलब आपको टेक्निकली माल होना चाहिए था, लेकिन जब साल के एंड में, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, आपने गोदाम खोला, 20,000 पड़ा, आपने हल्ला मचा दिया, चोरी हो गई माल की। 1,80,000 पड़ा था, 20,000 बचा, 1,60,000 कहां चोरी हो गया? मैनेजमेंट ने आके एक चाटा मारा, बेटो ये क्या हो गया? हाँ बेटा, उसने कहा चोरी चोरी क्यों बता रहे हो, ये चोरी चोरी क्या लगा रखा है? अरे भैया 1,60,000 चोरी नहीं हुआ, जागो, 1,60,000 बिक गया, बिक गया, बेच दिया बेटा। ये जो 1,60,000 इज द बैलेंसिंग फिगर आपका ये जो आया है, इसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सिर्फ सेल्स नहीं बोलेंगे, हमने तो बेच दिया ना, अरे भाई सेल्स तो तब बोलते जब इसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता। खुद देखो, ये कॉस्ट प्राइस पे इंक्लूडेड है, ये कॉस्ट प्राइस पे इंक्लूडेड है, ये कॉस्ट प्राइस है, अरे ये तो खर्चा ही है, ये क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट प्राइस। जब सारे सारे कॉस्ट प्राइस है तो सेल्स कैसे निकल के आ गए? सेल्स में तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होता है, सीधी बात है। तो बेटा ये जो चीज से माइनस करके तो वो भी कॉस्ट निकल के आएगा, सही बात है ना बेटा? तो बेटा मुझे फॉर्मूला आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले फॉर्मूले वाली बात मेरे से मत खेलो बेटा, ठीक है? सीधा सीधा बचपन वाले कंसेप्ट लॉजिक से पढ़ा बेटा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बस भाई ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के। चलो भाई अब देख लो, attribute to the production of the cost sold by the company for of manufacturing, this would include direct material, direct labor, manufacturing overhead. For a retail company it would primarily be the cost of purchasing the inventory, सीधी बात है। फॉर एग्जांपल बेटा किराने की दुकान में जाते हो, अब उसकी कोई फैक्ट्री है क्या वो जो माल बनाता है? वो तो बेचारा होलसेलर से पीछे खरीदता है ना? तो उसके लिए बेटा क्या होगी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सीधा सीधा बस जो उसने होलसेलर से खरीद, परचेजेस होती, ठीक है बेटा, सीधी बात है। अब देखते हैं व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन टेल्स यू, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड कॉस्ट कंट्रोल। भैया क्या बताता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली आपको बताता है ये कि भैया इतने प्रतिशत मैंने अपने ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। वाह, इसका मतलब भैया, मतलब इतना परसेंटेज में अपनी सेल्स का कन्वर्ट कर पा रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप एक फार्मा इंडस्ट्री हो, फार्मा बिजनेस हो, आप अपनी जितनी भी दवाइयां बेचते हो उसका आपने बेटा 40% प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। तो बेटा आप कह रहे हो यार 40% हो गया, लेकिन आप कह रहे हो यार 40% कम है, आप कम से कम 50% चाहोगे। आप कह रहे हो यार 40% तो बड़ी कम है, 50% तो थोड़ा सा होना चाहिए, 50%। तो बेटा आप और ज्यादा ध्यान दोगे 50% लगाने में। अब बेटा यहां पे मैथमेटिक्स निकल के आ जाती है, यहां पे बेटा क्या है, मैथमेटिक्स निकल के आ जाती है। देखो अभी आपका आंसर आया 40%, देखो क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला था। इसको निकाल के आपका आ गया 40%। आपको 40% से 50% ले जाना है। बात बड़े ध्यान से सुनो, बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आपका कोएफिशिएंट कम है, आपका जो कोएफिशिएंट है वो कम आया, 40% है ना, आपको कोएफिशिएंट 50%, मतलब 10% से ज्यादा ले जा रहे हैं। कैसे ले जाए? दो तरीके हैं बेटा। पहली बात तो ये बताओ, आपका जब आपका जो कोएफिशिएंट ऊपर ले जाना है, कोएफिशिएंट ऊपर ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर को कम कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह डिनोमिनेटर कम कर दो, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखो, डिनोमिनेटर को कम कर दो, तो भी बेटा आपका 10% इंक्रीज हो जाएगा। अरे अगर आप डिनोमिनेटर कम करते रहोगे तो बट ऑफिस आपको कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा ना। एक तो तरीका ये। अगर नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स इंक्रीज नहीं कर पा रहे तो एक दूसरा और है बेटा, आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लो, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा लो। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? मैं आपको बहुत स्लोली स्लोली लेकर चल रहा हूं, इतना तो बेटा 11th क्लास को लेकर चलते मैं, लेकिन ऐसे ही चलूंगा बेटा, बिल्कुल बेसिक चल के लेंगे, बिल्कुल बेसिक। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही फॉर्मूला होता है। अब नेट सेल्स तो मैंने आपको बोला, अगर आप इंक्रीज तो कर नहीं पा रहे तो वो तो नहीं कर पा रहे, तो एक ही तरीका है, किसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम कर लो। अरे अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम कर दो तो अमाउंट छोटा हो जाएगा, मतलब कम चीज माइनस होगी तो कॉस्ट प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। मतलब अपने सीधी सीधी बात बोलो, खर्चे माइनस करो, अपने खर्चे कम करो। अरे जितने खर्चे कम करोगे उतनी सेविंग्स होगी। फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी बोलते हैं ना, खर्चे कम करते हैं, हम खर्चे करते हैं, घर में सेविंग्स होगी, सीधी बात है बेटा। तो खर्चे कम कर लो, मतलब आप ये जो माल बना रहे हो इसको थोड़ा सस्ते में बनाओ। इसी चीज के लिए दुनिया में एक फील्ड आ गई बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग की। देखिए यूएस के अंदर बेटा क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग को इतना महत्व नहीं दिया गया, मतलब महत्व इन द सेंस अलग से पढ़ाई नहीं कराई इसकी इन्होंने। वो अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे इसकी पढ़ाई करा देते बेटा, मतलब वो वहां पे जब आप ग्रेजुएशन कभी करेंगे, वहां पे प्रोफेशनल सीपीए बस बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं बेटा। जैसे सीपीए में पढ़ा देंगे थोड़ा सा, सीए में यूएसए में थोड़ा सा पढ़ा देंगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते जितना ग्रेजुएशन में पढ़ा देते हैं आपको। ठीक है, आप कभी ग्रेजुएशन वहां पे खोल के देखे तो वहां पे, लेकिन कनाडा में ऐसा सिस्टम नहीं है, कनाडा में वो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाते हैं। ठीक है, बात मेरी आपको क्या है, लेकिन हमारे जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया बेटा, इंडिया में आप ग्रेजुएशन लेवल पे आपने थोड़ी सी कॉस्ट अकाउंटिंग तो पढ़ी होगी बेटा, लेकिन जब आप हमारा सीएमए इंडिया करते हैं तो बेटा आप ऐसे नेक्स्ट लेवल अकाउंटेंट बन जाते हैं कॉस्टिंग के। क्या बताऊं बेटा, एक से एक तरीके होते हैं कॉस्टिंग के। देखिए बेटा आपको कभी भी तो कॉस्टिंग के तरीके नहीं सिखाए जाते, लेकिन सीएमए इंडिया में आपको कॉस्टिंग के तरीके सिखाए जाएंगे।
ये एक अलग से फील्ड है बेटा, प्रॉपर एक फील्ड है कि कैसे आप ये जो माल बना रहे हो उसको कैसे कम करें। बेटा बहुत तरीके होते हैं, कॉस्ट कंट्रोलिंग एंड कॉस्ट रिडक्शन, बहुत तरीके होते हैं इसके। या तो आप कॉस्ट कंट्रोल कर लो, मतलब जितनी बन गई उसको कंट्रोल करके चलो। दूसरा स्कोप है कॉस्ट रिडक्शन, ये बड़ी मुश्किल होती है कॉस्ट रिडक्शन करना बेटा। आर्ट यही है, कॉस्ट कंट्रोल तो किसी तरह कर लोगे, रिडक्शन करना बड़ा मुश्किल है। अनएथिकल मेथड्स है बेटा, देखिए अनएथिकल मेथड्स है, लोग अनएथिकल मेथड यूज करते हैं, वो बहुत ही गलत बात है, उससे कुछ फायदा नहीं है बेटा। वैल्यू चेन सब ऐसी तैसी हो जाएगी वैल्यू चेन की। आप कॉस्टिंग कर रहे हो, कॉस्टिंग तो तब माने बेटा जब आप बिना एथिकल स्टैंडर्ड्स की धज्जियां उड़ा के करो बेटा। ये तो कोई बच्चा भी कर देगा बेटा। आप कोई बेकार क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल बना डाल के अपनी कॉस्टिंग कर लोगे, प्रोडक्ट की सस्ती कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज कर दोगे, तो कोई भी कर लेगा। एथिकल स्टैंडर्ड्स में रह के दिखाओ ना, तब माने कि भाई आप एक प्रोफेशनल हो। ये तो बेटा एक बिना प्रोफेशनल वाला भी करता है। सड़क में बेटा कोई भी जाते हो, कोई भी क्या कहते हैं उसको, जो फूड स्टॉल वगैरह होते हैं, लोकल फूड स्टॉलर्स होते हैं, करते हैं बेटा, उल्टी सीधी चीजें डालते हैं बेटा। ये तो वो भी कर रहा है, तो आप में और उसमें फर्क क्या रहा? कोई प्रोफेशनल नहीं, बस आपने टाई सूट कोट पहन लिया, वो नहीं पहन रहा, सीधी बात है। तो अनएथिकल मेथड्स वो यूज कर रहा है बेटा, उसका कोई फर्क नहीं। आपने प्रोफेशनल पढ़ाई करी है तो बेटा आप कंप्लायंसेस में रह के कॉस्टिंग करके दिखाओ तो माने भैया। ये तो कोई भी कर लेगा वरना, सीधी बात है। ठीक है, चलो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस तरह आप कम कर लो, उसके लिए फिर वो आपकी जो मदद करेगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा। ठीक है, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग मदद करेगा। तो दो तरीके, या तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज कर दो, वो मैंने आपको बता दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस करके। या तो अगर भाई नहीं हो रहा, भाई नहीं कर ली भाई, कॉस्टिंग कर ली भाई, हमसे नहीं हो पा रही, तो भैया किसी तरह सेल्स करो, एमबीए को हायर करो, एमबी मार्केटिंग को हायर करो, भैया वो मार्केटिंग करेगा, नेक्स्ट लेवल सेल्स करेगा आपके लिए। अरे सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करो, वो आपके लिए नेक्स्ट लेवल सोशल मीडिया कैंपेन बनाएगा, प्लेटफॉर्म्स बनाएगा, आपके लिए ऐड करेगा। ब्रांड एम्बेसडर्स को हायर करो, भैया खर्चा करो, खर्चा करना पड़ेगा, पैसा जेब से निकालना पड़ेगा भैया, तभी जाए। जो दिखता है वही बिकता है, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, सीधी बात है। चलो, तो बेटा ये आपकी मदद करता है। ठीक है, तो ये यही मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पे तब ही मतलब आया ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड कॉस्ट कंट्रोल। मैंने आपको बताया था प्राइसिंग स्ट्रेटेजी तब लगेगी जब आपसे कॉस्ट कंट्रोलिंग नहीं हो रही, तो क्या करें, अब सेल्स ही बढ़ाओ, या तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दो बेटा। लेकिन सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने से हो सकता है आपका प्रॉफिट कम हो जाए। ये मैं आपको सेक्शन सी के अंदर पढ़ाऊंगा बेटा, डिटेल में थोड़ा सा। अब लेकिन आपने बोला नहीं यार हमसे नहीं हो रहा, एमबीए वगैरह भी नहीं कर पा रहे, अब एक ही काम करो भैया, किसी कॉस्ट अकाउंटेंट को रख लो, वो आपकी कॉस्ट कम करके दे देगा। तो कॉस्ट कंट्रोलिंग में मदद करता है ग्रॉस प्रॉफिट। आप प्रॉफिट से ये फैक्ट्री से लेना देना है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसलिए a higher gross profit margin generally indicates that a company has effective pricing strategies, can sell products at good prices, or efficient cost management in its production or procurement process. सीधी बात है बेटा, operational efficiency direct cost, it specifically highlights how much profit a company makes from each dollar of sale। मतलब $1 से कितना कमा लेते हो आप हर बार। ठीक है, अरे ये तो मैंने प्रतिशत में लिख दिया ना, ये मैंने परसेंट में लिख दिया। आप बोलोगे सर आपने तो परसेंट में लिखा, तो नहीं लिख रहा भाई, क्यों नाराज हो रहे हो, ये लो 0.4 लिख दिया। मतलब हर $1, मतलब जब भी आप $1 की सेल करते हो, 0.4 मतलब $1 की आप सेल करते हो, तो $0.5 की, $0.5 की बेटा आप क्या करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट रख लेते हैं। $0.5 के ग्रॉस प्रॉफिट रखते हो बेटा। ठीक है, 40 सेंट हो गए ना बेटा, $1 में वहां पे 40 सेंट, मतलब 40, मतलब $1 की करते हो तो 40 सेंट आपका क्या है, वहां पे प्रॉफिट है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है। चलिए ठीक है, इंडस्ट्री कंपैरिजन बेटा मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी है। ये सब आप रेशियोस वगैरह क्यों निकालते हो, एक तो अपने लिए निकालते हो इंटर कंपैरिजन के लिए कि भाई मैंने पिछले साल जो परफॉर्मेंस करी थी वो कितनी करी थी। यार पिछले साल तो मैंने 50% का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, इस साल सिर्फ मैं 40% ही प्रतिशत कन्वर्ट कर पाया, तो 10% कम कैसे हो गया यार, कुछ दिक्कत है, कुछ घपला है, कुछ गड़बड़ है। तो वही आप देखोगे, या तो आप देखोगे आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बेकार है, आप एमबीए की गर्दन पकड़ोगे, या आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो कॉस्ट कंट्रोल में, आप फिर कॉस्ट कंट्रोल की गर्दन पकड़ोगे, तूने क्या कर दिया भाई, इतनी कॉस्ट कैसे निकाल दी तूने, है ना। वो हम देखेंगे सेक्शन डी में पढ़ाऊंगा बेटा, वेस्टेज वगैरह हो जाती है कभी कभी, उल्टे सीधे मामला हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो ये सब डिटेल मैंने आपको बातें बताई। फिर अब दूसरा आप क्या करोगे, इंडस्ट्री से भी तो करोगे, जैसे एक फार्मा कंपनी है, अब बेटा वो बस अपनी अपनी रेशियो देखेगी या पूरी फार्मा इंडस्ट्री की भी रेशियो से कंपेयर करेगी, उससे ये इसको पता चलेगा कि भाई मैं कुछ लैक तो नहीं कर रहा, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। चलिए बेटा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी हैज अ हायर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देन अ रिटेल ग्रोसरी स्टोर। सीधा सीधा लॉजिक है बेटा, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होती है ना। अरे भैया सॉफ्टवेयर कंपनी माइट हैव अ मच हायर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देन, सीधी बात है, क्यों होती है। अरे एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्यों ज्यादा होता है एक रिटेल ग्रोसरी स्टोर से, मतलब वॉलमार्ट का ग्रॉस प्रॉफिट कम क्यों है एक सॉफ्टवेयर कंपनी से। सीधी सीधी बात है, क्योंकि वॉलमार्ट को बेटा
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसकी बहुत ज्यादा होती है। अरे सीधी बात है, सोचो फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी स्टोर है, उसकी बेटा वो मैन्युफैक्चरिंग भी तो करता है, उसको माल बनाना पड़ता है, प्रोक्योरमेंट होता है, सप्लाई चेन होता है, D2C होता है, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर बेटा आपको कुछ नहीं करना। आपको ऐसा तो है नहीं फैक्ट्री के अंदर जाके आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, बेटा बैठे बैठे कंप्यूटर के अंदर आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ज्यादा खर्चा नहीं है एज कंपेयर टू। बेसिक बेसिक बात है, लेकिन अंदर डीप में जाएंगे तो बहुत चीजें, ठीक है, लेकिन ये तो बेसिक बात है, ठीक है। तभी वर्ड यूज करा है माइट है, ठीक है, ये कच्चा पक्का है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। चलिए बेटा एक एग्जांपल अब आपके लिए ले लेते हैं। ग्रॉस सेल्स मैंने आपको दे रखी है $15 लाख की, बेटा $15 लाख की 31 दिसंबर 2024 का ये सेल्स एंड सेल रिटर्न आपको दे रखे $50, 50,000। ये ग्रॉस सेल्स है, शब्द यहाँ पे ध्यान से देखें ना, एक्साइटेड मत हो जाना, अरे सेल्स दे दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दी, माइनस करके आंसर निकालें। अरे भैया ये ग्रॉस सेल्स है, मतलब मोटा मोटा आपने इस साल पूरे 15 लाख की कर दी, लेकिन जरा ध्यान से देखो 15 लाख में से $50 लोगों ने मुंह पे मार दिया आके। आपने हमने $15 लाख की सेल तो करी, लेकिन 50,000 आके तो मुंह पे मार दिया। ये ले भाई बेकार प्रोडक्ट है भाई, पकड़ा इसको। तो भैया एक्चुअली मैंने फिर पूरे साल सेल्स कितनी करी, 14,50,000 की, सीधी बात है, जिसको नेट सेल्स बोलेंगे। तो 14,50,000 की मेरी पूरी सेल है। अच्छा, ये जो 14,50,000 की मैंने पूरी सेल करी, इसको बनाने का मतलब ये जो माल बेचा, इसको बनाने का खर्चा कितना आया? थैंक्स टू द बेटा एग्जामिनर, उसने आपको ऑलरेडी दे रखा है 8, ठीक है, ऑलरेडी, वरना आपको ये निकालना पड़ता है बेटा। सीए में यूएसए में इतना सिंपल नहीं आता बेटा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना पड़ेगा। सिंपल है, 11th क्लास के कंसेप्ट है बेटा, 11वीं कक्षा का कंसेप्ट है। 8 लाख तो बेटा कुछ नहीं है। 14,50,000 के जो आपने माल बेचा, उसको बनाने का खर्चा कितना आया? 8 लाख। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 6.5 लाख। मतलब मोटा मोटा आपने 6.5 लाख कमा लिए। अब देखते हैं परसेंटेज। मतलब बेटा, मतलब 14.5 लाख की जो आपने सेल्स करी, इसमें से आप कितना प्रतिशत, कितना आप ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाए हो? 6.5 लाख। 14,50,000 में से 6.5 लाख आपने कन्वर्ट कर लिए, मतलब मोटा मोटा 44.83 या अप्रोक्स 45% आपने किसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट कमा लिया है। मतलब इसको आप बोल सकते हो ये मेरा अपना प्रॉफिट है, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके बाद भी कुछ और खर्चे होते हैं बेटा, जो आपको देने पड़ेंगे अपनी जेब से। ये कस्टमर से नहीं लोगे बेटा, ये जो खर्चा होता है ना ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आप कस्टमर से लोगे। लेकिन ये जो बाकी का खर्चा होता है, ये प्रॉफिट में से माइनस होता है। देखिए, आप अगर ध्यान से देखें, मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं, ये जो खर्चा है ये आपने प्रॉफिट में से माइनस नहीं करा, सेल्स में से माइनस करा है। लेकिन दुनिया पे भर के आप जितने भी खर्चे होंगे बेटा, वो सारे के सारे ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होते हैं। सारे के सारे मतलब आपके अपने प्रॉफिट से होंगे, क्योंकि ये जितने भी खर्चे होंगे वो आपका अपना खर्चा है। कस्टमर ने नहीं बोला, कस्टमर ने नहीं बोला था करने को। कस्टमर ने तो सिर्फ ये बोला था, अच्छा तू मेरे लिए माल बना रहा है, तो भाई तू बहुत अच्छा है, तू मेरे लिए माल बना रहा है, तो ठीक है, तो माल बनाने का जो भी खर्चा आएगा वो मैं तुझे दूंगा, क्योंकि कस्टमर को माल चाहिए, इसको कस्टमर को पेन यूज करना है, तो आप इस पेन बनाने का खर्चा करेगा। तो बेटा आपको कस्टमर से गर्दन पकड़ के लोगे ना, हाँ तुझे पेन यूज करना था ना, तो मैं तेरे लिए पेन बना लेता हूं, लेकिन इस पेन बनाने के लिए मेरा खर्चा हुआ है, इसको एग्जिस्टेंस में लाने का मेरा खर्चा हुआ है, तो तेरे से लूंगा। लेकिन अगर आप कस्टमर को ये भी बोल रहे हो कि मैं अपने फैक्ट्री का रेंट दूंगा, सॉरी फैक्ट्री का रेंट तो नहीं, जो मैंने ऑफिस में सैलरीज रखी हुई हैं, प्रिंटिंग एंड पोस्टर्स वगैरह रखी हुई हैं, ये सब का खर्चा भी मैं तेरे से लूंगा, तो बेटा वो ये नहीं देगा। उसने कहा मैंने थोड़ी ना कहा था करने को, मैंने बस ये कहा था माल बना के दे दे मुझे किसी तरह, सैलरी वगैरह की हेडेक तो भाई तेरी है। तो इसलिए बेटा वो हमेशा आपके अपने प्रॉफिट में से माइनस होता है, आपको अपनी जेब से मतलब अपने प्रॉफिट में से देना पड़ता है। तभी देखो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप जितने भी आप आएंगे सारे के सारे आपके अपने प्रॉफिट में से माइनस होंगे, सेल्स में से माइनस नहीं होते। कस्टमर भी पैसा देता हूं उनका, इसलिए बेटा ये सिर्फ सेल्स में से माइनस करा, सेल्स में से ग्रो, यही बस एक खर्चा है। कस्टमर से एक खर्चा देगा, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस आपने जो उसको माल बेचा वो उसका इसका ही खर्चा देगा ना बेटा, सीधी बात है। वो एक्स्ट्रा खर्चा इसके अलावा कुछ भी नहीं देगा, वो बाकी आपको सारे के सारे प्रॉफिट में से देने पड़ेंगे। तभी जितने भी अब आगे आएंगे जैसे ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह, वो सारे के सारे देखो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, सेल्स में से माइनस नहीं करा, कस्टमर से माइनस नहीं लिया आपने, अपने प्रॉफिट में। ये ग्रॉस प्रॉफिट तो प्रॉफिट वर्ड है, ये तो चीज आपकी है, आप अपने में से खर्चा दे रहे हो। हाँ, क्योंकि इसका खर्चा कस्टमर नहीं देगा। अरे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के, डेप्रिसिएशन के, मोटाइजेशन के कस्टमर थोड़ी ना देगा। आप घिसो, आप दो, हम क्यों दे, कस्टमर क्यों देगा? सीधी बात है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा जो मैं आपको रेशियो बताने वाला हूँ वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है। चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।